आप सुन रहे हैं सुमति सक्सेना लाल जी का लिखा हुआ उपन्यास होने से ना होने तक, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 7। मैं और नीता मीनाक्षी के लिए दुखी होते रहे थे। मूर्ख लड़की, नीता ने कहा था, और वो बहुत देर तक केतकी पर झुंझलाती रही थी। अभी 2 साल पहले ही तो ओहायो वाले उस लड़के से शादी ठहरने की संभावना भर पर कितनी खुश थी ये लड़की। इस केतकी ने सूली चढ़वा दिया इसे। घर वालों ने शादी को एक्सेप्ट कर लिया केतकी? नीता ने बाद में उससे पूछा था। केतकी विद्रूप भरी हंसी थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो नीता कि वे लोग मान लेंगे इस रिश्ते को? वे लोग इतने सुलझे हुए नहीं हैं। तब नीता ने आश्चर्य से केतकी की तरफ देखा था। मैंने भी। तब क्या? मीनाक्षी ने अभी घर वालों को कुछ बताया थोड़ी है, बस शादी करके आ गई है। आगे देखेगी कि उसे क्या करना है। सोचा ये भी है कि पहले ऐसे ही अपने घर से ही दिल्ली आना जाना रखेगी, फिर यहाँ पहले एक घर किराए पर ले लेगी और दिल्ली से लौटकर अपने घर में ही उतरेगी और उन लोगों को फ़ोन से या चिट्ठी से बता देगी सब। अरे, ये सब तो बेहद कॉम्प्लिकेटेड है, नीता ने कहा था। केतकी ने दोनों हाथ हताशा की मुद्रा में झटके थे। अब किया ही क्या जा सकता है, वो फैमिली ही कॉम्प्लिकेटेड है। नीता और मैं दोनों ही चुप हो गए थे, पर केतकी के जाने के बाद काफ़ी देर तक मीनाक्षी के बारे में ही बातें होती रही थीं। हम दोनों ही परेशान होते रहे थे। ये पूरा प्रसंग कैसे सुलझेगा ये नहीं समझ आ रहा था। पर जो भी हो, मीनाक्षी उन दोनों बहुत अधिक प्रसन्न थी, जैसे जग जीत लिया हो उसने। नीता और मैं जब मीनाक्षी को लेकर परेशान होने लगते और उसे खुश देखते तो अपने ऊपर बेहद झुंझलाहट होती, जैसे बेवजह ही दुखी हैं। पर मन का क्या किया जाए? मीनाक्षी के ऊपर कितना ही गुस्सा क्यों ना आए, पर उसके शुभ अशुभ के प्रति आंखें नहीं मूंद पाते हम दोनों। चारों मित्रों के बीच अजब सी स्थिति हो गई है। मीनाक्षी के जीवन से जुड़े जिस प्रकरण से हम दोनों दुखी हैं, उसी को लेकर केतकी बेहद खुश है। और मीनाक्षी, वो तो हवा में उड़ रही है आजकल। सो चारों मित्रों के बीच मीनाक्षी को लेकर कोई ईमानदार संवाद जैसे संभव ही नहीं हो पाता। एक ही स्थिति में सोच के इतने भिन्न और विपरीत आयाम हो सकते हैं, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आपस में हंसते बोलते बतियाते नीता और मुझको हर क्षण लगता है जैसे आपस में झूठ का कोई नाटक चल रहा है, और मैं और नीता बड़े कौशल से उसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं और नीता बातें कर ही रहे थे कि कौशल्या दी हम दोनों के बीच आकर बैठ गई थीं। उन्होंने सीधा सवाल किया था। मीनाक्षी की कोई बात है क्या? उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था। आजकल बहुत अच्छी दिख रही है। मैं अचकचा गई थी। नीता ने उनकी तरफ देखा था। हाँ दीदी, उसके स्वर में पीड़ा है। फिर उसने उन्हें सब कुछ बताया था, शुरू से लेकर अब तक। नीता ने सांस भरी थी। दीदी, आपसे छिपाने का कुछ नहीं था, पर क्या बताते। मीनाक्षी ने कितनी उलझा ली है अपनी ज़िंदगी, कोई सिरा पकड़ नहीं आता। अभी तो मूर्खों की तरह बेहद खुश है, पर देखिए कब तक। स्टाफ में किसी और को कुछ नहीं बताया है, हम 4 और 5वीं आप। लेट इट टेक इट्स ओन टाइम, दीदी ने कहा था। फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी। अब उसने कर ली है तो भगवान से मनाओ कि उसे इस रिश्ते से खुशी मिले। दीदी का स्वर एकदम दार्शनिक हो गया था। वैसे भी नीता, ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ है कि दुखी हुआ जाए। कभी कभी ज़िंदगी भर का लंबा साथ भी इंसान को कुछ नहीं दे पाता। उस रिश्ते से कुछ क्षणों की भी खुशी नहीं मिलती, और कभी कभी चंद दिनों का साथ ही बहुत सुख दे जाता है। प्यार और सुख की और रिश्तों की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है बेटा। आई होप शी गेट्स दैट। कुछ लंबे क्षणों के लिए वे फिर चुप रही थीं। शी डिजर्व्स दैट। उनके स्वर में अपनापन झलकने लगा था। वैसे वो आजकल बहुत खुश दिख रही है, उसे देखकर अच्छा लग रहा है। वे खुलकर मुस्कुराई थीं, जैसे मन ही मन उसे आशीष दे रही हों। उसके बाद दीदी न जाने कितनी देर तक ऐसी शादियों के बारे में बात करती रही थीं।
इतने एज गैप पर शादी करना कोई ऐसा अनहोना नहीं है नीता कि उसे ट्रेजेडी मान लिया जाए। सुचेता जी ने दादा कृपलानी से शादी की थी, पूरे जीवन साथ रहीं और शायद खुश भी रहीं। कम से कम उनकी मिसाल आदर्श के रूप में दी जाती है। टीचर और स्टूडेंट्स की शादी होना और अक्सर उनके बीच इतना गैप होना, ये तो बहुत होता है, हमेशा से होता रहा है। अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके घर वाले और उसकी फ्रेंड्स कैसे डील करते हैं और खुद उसमें कितना कन्विक्शन है इस रिश्ते को लेकर। नहीं तो ऐसी ही क्या, कैसी ही शादी डिजास्टर हो जाती है। अनायास ही हम दोनों को लगने लगा था कि शायद दीदी सही कह रही हैं। जिस रिश्ते को मीनाक्षी ने इतने व्यवधानों को तोड़कर वर्ण किया है, उससे उसे निश्चय ही खुशी मिलेगी। उसे उससे खुशी मिलना ही चाहिए। थोड़ी देर के लिए बाकी सारी बातें गौर लगने लगी थीं। लगा था क्या केतकी ही सही है? लगा था कि हम दोनों व्यर्थ ही इतने दिनों से परेशान हैं। अचानक ही मन में हल्कापन महसूस होने लगा था, जैसे दिल पर रखा कोई बोझा घटने लगा हो। पिछले वर्षों की तरह वार्षिकोत्सव होना है। डॉक्टर दीपा वर्मा ने कल्चरल कमेटी को प्रबंधक से मिलकर उचित निर्देश लेने के लिए कहा था। कमेटी से संबंधित टीचर्स और स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष और सचिव भी साथ गए थे। हरी साहे जी सबसे कायदे से मिले थे। उत्सव के लिए हम सब निर्देश लेने आए हैं सुनकर वे हंसने लगे थे। वो आप लोगों की फील्ड है, आप लोग समझती हैं उसे। इसमें मैं तो आपको कोई राय देने की लियाकत नहीं रखता। आप लोग हैं, डॉक्टर दीपा वर्मा हैं। हाँ, लॉजिस्टिक में अगर कुछ मदद चाहिए हो तो बता दीजिएगा। आपके कॉलेज के कल्चरल इवेंट्स की तो वैसे भी बहुत तारीफ सुनी है। चलिए इस साल देखेंगे। वे फिर मुस्कुराए थे। गो अहेड। और कल्चरल कार्यक्रम की बातचीत पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया था। हम सब चलने के लिए उठ खड़े हुए तो जैसे उन्हें अनायास कुछ याद आ गया था। आप लोगों के यहाँ शायद लाइब्रेरी के लिए कोई कमेटी नहीं है। मुझे लगता है उसके लिए एक एक्टिव कमेटी होनी चाहिए। हम लोग जब तक उस विषय को आगे बढ़ाते तब तक वे एक बार फिर मुस्कुराए थे। मैं समझता हूँ कि आप लोग हाल फिलहाल इस प्रोग्राम में बिजी हैं। एक बार इससे निपट लीजिए तो मैं दीपा जी से बात करूँगा। वे आप में से कुछ को शामिल करके ये काम शुरू कर सकती हैं। हम लोग खड़े रहे थे और हमारे मन में उत्साह भरने लगा था। हम कुछ कह पाते उससे पहले ही वे एक बार फिर मुस्कुराए थे। एनीवे, पहले आप लोग इस एनुअल फंक्शन से निपट लीजिए। उन्होंने अपने माथे से हाथ छुआया था। गुड लक। हम सबके चेहरे पर एक स्वाभाविक सी मुस्कान आई थी। थैंक यू सर, लगभग संवेद स्वर में ही हम सब ने कहा था और उनको नमस्कार कर हम सब लौट आए थे। सच बात यह है कि राम सहाय जी से मिलकर हम सभी को हमेशा ही अच्छा लगता है। एक बेहद ही जेन्युइन सा एहसास, बातचीत का बहुत सुलझा सम्मानजनक तरीका। मेरी पहली कहानी धर्मयुग में छपी थी। कहानी छपने से पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कहानी लिखूंगी। शायद वो मानसी जी से निकटता का प्रभाव था। कौशल्या दीदी और केतकी से भी साहित्य की, कहानी, कविताओं के चर्चे होते रहते। इन सब के साथ हर दिन ही साहित्य और साहित्यकारों की ढेरों बातें होती हैं। इधर के कुछ सालों में मैंने हिंदी और अंग्रेज़ी की न जाने कितनी किताबें पढ़ी हैं। फिर कॉलेज का माहौल जिसने मुझे छोटी बड़ी बातों को सोचने की आदत डाल दी थी, या शायद वो यश के अपने से दूर चले जाने का पीड़ादायक एहसास था कि मन अतिरिक्त रूप से भावुक होने लग गया है। यश सिंगापुर से आए हुए थे और कहानी देखकर बहुत खुश थे। वो पहले मुझसे मेरी कहानी के बारे में, फिर मुझसे मेरे बारे में बातें करते रहे थे। हम दोनों क्वालिटी में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। जिस तरह से तुमने अपने आप को डेवलप किया है अम्बी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा कैरियर, फिर तुम्हारा जॉब, अब ये कहानियाँ। मैं बैठी बैठी मुस्कुराती रही थी। यश का मुझे यूं महत्व देना मुझको हमेशा अच्छा लगता है। यश ने उसी भावुक दृष्टि से मेरी तरफ देखा था। अच्छा अम्बी, यदि किसी दिन साहित्य में तुम्हारा नाम हुआ तो मेरा भी नाम होगा? मतलब? मेरे मुंह से अचानक निकला था। यश हंसे थे। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक राजा था, वो प्रेम का दुश्मन था। उसने अपने राज्य में मुनादी करा दी थी कि यदि किसी ने प्रेम किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा।
तभी उसकी बेटी ने एक प्रेम कथा लिखी थी और राजा ने उसे मौत की सज़ा दी थी। यश फिर हंसे थे, क्योंकि राजा का कहना था कि बिना प्रेम किए वो प्रेम कहानी नहीं लिख सकती थी। यश चुप हो गए थे। मैं भी चुप थी। मेरे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या बोलूं या क्या समझूं। हम दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे थे और यश अनायास ही हमेशा की तरह भावुक होने लगे थे। वहाँ सिंगापुर में मेरा मन नहीं लगता अंबिका। वहाँ मैंने तुम्हारी चिट्ठियों की एक फ़ाइल बना रखी है। जब मुझे बहुत अकेलापन लगता है तब मैं वो फ़ाइल निकाल लेता हूँ और उन खतों को पढ़ता रहता हूँ। मैं एकदम अचकचा गई थी, पर अच्छा लगा था जैसे मैं यश के अकेलेपन में शामिल हूँ, उसकी ज़िंदगी में भी। पर इस बात के जवाब में मैं क्या बोलूँ, क्या बताऊँ यश को? शायद यश मुझसे कुछ बोले जाने की उम्मीद भी नहीं कर रहे। यश उसी तरह से सामने रखे हुए पानी के खाली गिलास से खेलते हुए मेज पर आगे की तरफ झुक रहे थे। उनका स्वर फिर से भावुक होने लगा था। मेरा मन वहाँ नहीं लगता अम्बी, अब की से तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मन में बड़ी देर तक जैसे कुछ ध्वनित प्रतिध्वनित होता रहा था। यश न जाने कितनी बार कितनी ऐसी बातें कह जाते हैं जिनके बहुत गहरे अर्थ होते हैं, जिनके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। वे शब्द हमेशा के लिए मन की स्लेट पर लिख भी जाते हैं। पर यश एक बात पर रुकते ही कहाँ हैं जो उनसे किसी विषय पर संवाद संभव हो सके। मैं जब तक कुछ सोचूं, समझूं या कहूं, तब तक अगर तुम्हारा वहाँ मन नहीं लगा तो वायदा करता हूँ कि 15-20 दिन के अंदर वापस भेज दूंगा, यश ने कहा था। मेरे को समझ नहीं आता, वापस भेज दूंगा मतलब? मैंने सोचा था, पर मैं चुप रही थी। वैसे भी क्या बोलती, मैं क्या समझूं कि यश क्या चाहते हैं मुझसे। प्रबंधक राम सहाय जी ने लाइब्रेरी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। दीपा दी ने उसके लिए 5 टीचर्स की कमेटी बना दी है। आर्ट फैकल्टी के 3 और साइंस और कॉमर्स से एक टीचर। हम सब उनके कमरे में पहुँचे तो दीपा दी वहाँ पहले से मौजूद थीं और बहुत तरोताज़ा और प्रसन्न दिख रही थीं। राम सहाय जी ने अपनी बात शुरू की थी। मैं लाइब्रेरी का एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, हर तरह से उसे फैलाना चाहता हूँ, उसकी बिल्डिंग को भी और किताबों को भी। हम देखते हैं कि इसके लिए हमें कितनी ग्रांट मिल सकती है और हम लोग कितने अपने रिसोर्सेज जुटा सकते हैं। ना जाने कितने लोग हैं जिनके पास किताबें हैं, उनके बच्चों की उन किताबों में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कुछ मुड़े हुए पन्ने अनीता की तरफ बढ़ा दिए थे। आप कॉमर्स फैकल्टी से हैं, ये मेरी पर्सनल किताबों की लिस्ट है। उसमें फाइनेंस की और कंपनी लॉ वगैरह की किताबें हैं। आप देख लीजिए कौन सी किताबें स्टूडेंट्स या टीचर्स के काम आ सकती हैं। 1-2 मेरे रिटायर्ड फ्रेंड्स और रिश्तेदार हैं, मैं औरों से भी पता करूंगा। बस ये देखना होगा कि काम की किताबें ही हमारे पास आएँ, लोग अपने घरों का कूड़ा हमें न भेजने लगें। वे धीरे से मुस्कुराए थे। उन्होंने जिस ढंग से ये बात कही थी उससे हम सभी को हंसी आ गई थी। वे पुनः गंभीर हो गए थे। 3 खंड की हमारी बिल्डिंग है। मैं चाहता हूँ एक खंड पर एक फैकल्टी की ही किताबें हों, मतलब नीचे आर्ट्स की, फर्स्ट फ्लोर पर साइंस और सेकंड पर कॉमर्स की। अनीता का मुंह उतर गया था। शायद उसने धीमे से कुछ कहा भी था। उन्होंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा था। भाई, आपकी फैकल्टी सबसे छोटी है, सो ऊपर तो आपको ही जाना होगा। वो सबसे छोटा हिस्सा है। अभी वो एकदम कूड़े की तरह पड़ा हुआ है। निरी अलमारियां और सामान भरा है वहाँ। मैं समझता हूँ इस पोर्शन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। दीपा दी ने सफाई दी थी। असल में वो हिस्सा बेकार नहीं पड़ा है। वहाँ सभी फैकल्टीज़ की थोड़ी थोड़ी किताबें हैं। वे किताबें जो ज़्यादा काम में नहीं आती हैं, और हिंदी फिक्शन भी वहीं हैं। बट वी हैव टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। किस सब्जेक्ट की अलमारी कहाँ रखी जाए, इसका कोई सिस्टम तो होना पड़ेगा। हर फैकल्टी की 1-2 अलमारी वहाँ रखने का मतलब? उन्होंने दीपा दी की बात को काटते हुए अपनी बात जोर देकर कही थी। दीपा दी ने फिर से जैसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की थी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, पर कोई भी फैकल्टी वाले पूरी तरह से ऊपर नहीं जाना चाहते, वहीं बात ठप हो जाती है। राम सहाय जी ने आश्चर्य से पहले अनीता की तरफ और फिर दीपा दी की तरफ देखा था। नहीं जाना चाहते? इसका मतलब? किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक सुप्रीम इच्छा होती है, वही सबकी इच्छा होनी चाहिए।
यदि सबकी इच्छा अलग अलग सुनिएगा तो फिर संस्था को ठीक से कैसे चलाइएगा? डोंट बिहेव लाइक ए वीक एडमिनिस्ट्रेटर। दीदी की ज़रूरत से ज़्यादा की ये शराफत सच में इन्हें एक कमज़ोर प्रिंसिपल बना देती है। नहीं चाहते कहने का मतलब? मानसी जी धीरे से बुदबुदाई थी। राम साहे जी शायद माहौल को हल्का करने के लिए धीरे से मुस्कुराए थे। अरे इसमें परेशान होने की कोई बात है ही नहीं। रोज़ तो कोई किताबें इशू करानी नहीं होती हैं, फिर कुल 2 फ्लोर की ही तो बात है, भला कितनी चढ़ाई है। वे हंसे थे। आप यंग लोगों का ये हाल है। दीपा जी, सब यंग टीचर्स का एक क्लास नीचे तो दूसरा ऊपर लगाइए, नहीं तो ज़्यादा लाड करिएगा तो 30 साल तक सब बूढ़े हो जाएंगे। आपस में थोड़ी बातें होने लगी थीं। फिर वे किताबों की संख्या बढ़ाने की बात करने लगे थे। सुन रहे हैं कि शहर में कुछ अच्छी लाइब्रेरीज बंद होने वाली हैं, शायद ब्रिटिश काउंसिल भी। इन सब के लिए हमें सही ढंग से अपना केस बनाना होगा और उसके लिए सही ढंग से प्लीड करना होगा। ऐसे हर किसी को वे किताबें नहीं दे देंगे। लेटर बनाइए कि आपके यहाँ कितने टीचर्स पीएचडी हैं, कितनी कर रही हैं, कितने लोगों के पब्लिश्ड वर्क हैं, उनकी स्पेशलाइज्ड फील्ड क्या है। मतलब आपको ये बताना होगा कि आप किताबों का पाना डिज़र्व करते हैं और ये भी कि किस किस सब्जेक्ट की किताबें आपको चाहिए। स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि वे अपनी किताबें उन्हीं को देंगे जहाँ बहुत सारे लोग उन किताबों का फ़ायदा उठा सकें। आपके कॉलेज के जो एक्स स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, अगर उनकी लिस्ट दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। उस हालत में आपको उन पुरानी स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी की सुविधा देनी होगी। कम से कम बीसीआई से मिली किताबें तो उन्हें देनी ही होंगी। पत्र बनाने का काम कौशल्या दी को सौंपा गया था। उसी समय राम साहे जी ने रमेश बाबू को बुलाकर पुस्तकालय कमेटी का लेटर हेड छपवाने के लिए कह दिया था, जिसकी अध्यक्ष कौशल्या दी मनोनीत की गई थी। 2 दिन में लेटर हेड छपकर आ गया था और कौशल्या दी पूरी लगन से उस काम में जुट गई थी। उससे पहले ही प्रबंधक महोदय की दी गई लिस्ट में से किताब छांटने के लिए उन्होंने अनीता से कह दिया था। उनमें से बहुत सी किताबें टीचर्स और स्टूडेंट्स के काम की हैं, सो उस लेटर हेड पर सबसे पहला पत्र इस आशय का धन्यवाद सहित उन्हें ही भेजा गया था। कुछ ही महीनों में थोड़ी बहुत अच्छी किताबें हम लोगों को और जगहों से भी मिल गई थी। ब्रिटिश काउंसिल से पत्र मिला था कि वे हमारे आवेदन पर विचार कर रहे हैं और अपने निर्णय के बारे में हम लोगों को समय आने पर सूचित करेंगे। कुछ जानकारी उन्होंने हमसे चाही थी, जिसका जवाब कौशल्या दी ने फ़ौरन ही भेज दिया था। हाल फिलहाल हम लोगों के लिए उतनी उपलब्धि ही काफ़ी थी। कौशल्या दी अपने हर काम को ही बहुत उत्साह और निष्ठा से निपटाती हैं, पर आजकल तो वो बेहद उत्तेजित रहने लगी हैं और उनके साथ मेरा भी यदा कदा प्रबंधक के पास आना जाना होता रहता है। उनके पास जाकर हम लोगों को हमेशा अच्छा लगता है। हमेशा लगता है कि कॉलेज की बेहतरी के लिए कुछ कदम हमने और चल लिए हैं। कौशल्या दी के शब्दों में वो बहुत जेन्युइन पर्सन लगते हैं। शशि अंकल से कौशल्या दी का अपनेपन का रिश्ता था, एक निकट के संबंधी जैसा, पर राम साहे जी का वे शायद मन से सम्मान करने लगी हैं। राम साहे जी की तारीफ करते हुए अक्सर ही वे अनजाने ही शशि अंकल से उनकी तुलना कर बैठती हैं। उस दिन कहने लगी कि अब लग रहा है कि सही मायनों में दीपा प्रिंसिपल बनी है। कॉलेज को लेकर पूरी तरह से सपने देखना तो अब शुरू किया है दीपा ने। पहले तो नई ग्रांट आने के नाम से घबराने लगी थी, अब तो ग्रांट ही नहीं, डोनेशन लाने से भी डर नहीं लगता उसे। उस दिन कौशल्या दी, नीता और मैं किताबों के बारे में बात करने के लिए प्रबंधक के कमरे में पहुँचे तो दीपा दी उनके पास पहले से बैठी थी। हम लोग फिर आने की बात कहकर दरवाजे के पास ही रुक कर खड़े रहे थे, पर उन्होंने रोक लिया था। वे विद्यालय के बारे में बहुत सी बातें करते रहे थे। 5 कमरों की एक नई ब्लॉक बनाने की ग्रांट आई है। उनके कार्यकाल में ये पहली बड़ी ग्रांट आई है। वे बहुत खुश लग रहे थे। उसके पेपर्स सामने फैलाकर विस्तार से पूरी योजना बनाते रहे थे। 2 बजे धवन आर्किटेक्ट को बुलवाया है, आप भी देख लीजिए आप क्या चाहती हैं। उन्होंने दीपा दी की तरफ देखा था। अगर आप मीटिंग में एक आध टीचर्स को शामिल करना चाहें तो उन्हें भी बुला लीजिए। क्लासरूम की ज़रूरतों के बारे में शायद उन लोगों को बेहतर आइडिया हो। जब तक दीपा दी कुछ कहती या सोच भी पाती, तब तक राम साहे जी ने अपनी बात का समापन किया था। वैसे आप देख लीजिए,
जो आप ठीक समझें, इट्स ओनली अ सजेशन। और वे फाइल समेटने लग गए थे। जी, दीपा दी मुस्कुरा दी थी। मुझे लगा था इस व्यक्ति के साथ काम करना कितना आसान है, काम करने का एकदम सीधा सादा तरीका। उन्होंने हम सबको बैठने का इशारा किया था और लाइब्रेरी के बारे में बात करने लग गए थे। कौशल्या जी, अब आप देख लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है और कैसे करना है। मुझे हर बात आकर बताने की या मुझसे पूछने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप सब एजुकेशनिस्ट हैं, इन चीज़ों में मुझसे ज़्यादा लियाकत रखते हैं वैसे भी। और उन्होंने अपनी बात आधी छोड़कर दीपा दी की तरफ देखा था। मिस वर्मा, मैंने आपको खास इसलिए बुलवाया था कि मैं अब बस कुछ महीनों के लिए और हूँ। आपको मुझसे जो भी मदद चाहिए हो या राय करना हो वो आप देख लीजिए। वो काम मैं और आप मिलकर जल्दी ही निपटा लें तो ही बेहतर है। दीपा दी एकदम से घबरा गई थी। मतलब? उनके मुंह से निकला था। राम साहेब जी मुस्कुराए थे। मिस वर्मा, मतलब कुछ नहीं, बस मैं मैनेजमेंट कमेटी छोड़ रहा हूँ। पर क्यों सर? सब कुछ इतनी अच्छी तरह से तो चल रहा है। लगभग हम सभी ने एक साथ अलग अलग तरह से ये बात कही थी। उन्होंने हमारी तरफ बारी बारी से देखा था। अच्छी तरह से चल रहा है इसीलिए तो जा पा रहा हूँ, न चल रहा होता तो कैसे छोड़ पाता। आप शहर छोड़कर जा रहे हैं क्या? दीपा दी ने पूछा था। नहीं, हाल फिलहाल तो शहर छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, उन्होंने अटकते हुए जवाब दिया था। ये कॉलेज, इट टेक्स टू मच ऑफ माई एनर्जी। अब मैं फुर्सत चाह रहा हूँ। मेरे बहुत सारे पर्सनल पेंडिंग काम हैं जो मुझे निपटाने हैं। आप थोड़ा वर्कलोड कम कर लीजिए। आप रोज़ मत आइए, ज़रूरी फाइल्स घर पर मंगा लिया करिए, पर आप मैनेजमेंट कमेटी छोड़ने की बात मत करिए। दीपा दी ने जैसे खुशामद सी की थी। राम साहेब जी दीपा दी की तरफ देखकर हंसे थे। नहीं, अब यहाँ मेरा काम ख़त्म हुआ। चाची ने तो मुझसे कुछ महीनों के लिए काम संभालने की बात की थी, पता ही नहीं चला। मुझे तो यहाँ 3 साल हो चुके हैं। फाइनेंस बुक्स एकदम ठीक हो चुकी है, आप सब ठीक से समझ गई हैं। अब मैं यहाँ के लिए एकदम निश्चिंत हूँ। उन्होंने चपरासी को बुलाया था, जेब से कुछ रुपए निकाले थे और उससे सबके लिए चाय लाने के लिए कहा था। इस कॉलेज की फाउंडर मेरी चाची हैं। चाची तब कॉलेज को लेकर बहुत परेशान थी। मैं रिटायर होकर लखनऊ आ रहा था। उन्हीं का आदेश मिला था कि मैं थोड़े समय के लिए सब कुछ ठीक होने तक यहाँ का काम संभाल लूँ। मैं उनकी बात टाल नहीं सकता था। वैसे भी जिस कॉलेज को उन्होंने बनाया था और जिस संस्था पर अपना इतना पैसा, अपनी इतनी मेहनत खर्च की थी, उसको बिगड़ते हुए देखकर हम सभी को तकलीफ़ थी। बिगड़ते देखकर शब्द शायद हम सबको चुभे थे। लगा था कौशल्या दी असहज होने लगी थी। उन्होंने कुछ कहने को मुंह खोला था, जैसे उनकी बात काटना चाह रही हूँ, पर चुप रही थी। उनके चेहरे पर नकार पसर रहा था। राम साहेब जी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए थे। पुराने मैनेजर के लिए आप सबका सॉफ्ट कॉर्नर पता है हम लोगों को, बट दीपा दी बहुत धीरे से बोली थी। सर, वे स्टाफ के लिए फादर फिगर थे। वे कुछ क्षण के लिए मौन हो गई थीं, जैसे शब्द ढूंढ रही हूँ। शायद फाइनेंस में उनकी तरफ से लापरवाहियाँ हुई हैं, पर उन्होंने विद्यालय को बहुत बनाया और संवारा भी था। कॉलेज को प्राइमरी से डिग्री और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक उन्होंने ही पहुँचाया था। बनाया और संवारा था सिर्फ इसलिए उन्हें मनमाने ढंग से फंड्स को इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जा सकती थी। ये तो वही बात हो गई कि जैसे हमारे देश के नेता कहते हैं कि उन्होंने सड़कें बनवाई, बांध बंधे, अस्पताल बनवाए। देखिए, ये सब तो समय के साथ वैसे ही बनना था, और अगर उन्होंने ही बनवाए तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम देश को नोच कर खा जाओ। डिस्गस्टिंग। उनका मुंह बुरा सा बन गया था। शायद आप ठीक कह रहे हैं सर, पर मिस वर्मा, कोई किंतु परंतु नहीं। आपको एक मित्र की तरह, एक वेल विशर की तरह राय दे रहा हूँ कि इस कुर्सी पर बैठकर यू शुड बी वेरी केयरफुल। आगे कभी भी ऐसी स्थिति आए तो या तो सही के लिए अड़ जाइए या कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत परेशानी में फंस सकती हैं आप। इस बार तो उन्होंने अनायास अपना वाक्य आधा छोड़ दिया था। जी मैं जानती हूँ, दीपा दी ने धीमे से कहा था। वो अचानक सुस्त लगने लगी थी। आप ठीक कह रहे हैं। तभी चाय आ गई थी। राम साहेब जी ने प्याला उनकी तरफ बढ़ाया था।
चाची का आदेश था कि सारी बातें अंदर ही अंदर निपट जानी चाहिए। वे नहीं चाहती थीं कि किसी भी मुद्दे पर कॉलेज की या कॉलेज से जुड़े किसी व्यक्ति की बदनामी हो। वो ये भी चाहती थीं कि शशिकांत भटनागर किसी तरह की परेशानी में न फंसें। उनसे ज़्यादा पूछताछ भी नहीं की जाए। वे व्यंग भरा हंसे थे। वे चाहती थी कि उनकी इज्जत का पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने प्याले से निगाह उठाकर दीपा वर्मा की तरफ देखा था। ये उनका आदेश था। अदरवाइज कुछ क्षण के मौन के बाद उन्होंने जैसे हताशा में सिर को हिलाया था। वैसे तो दैट मैन शुड हैव बीन थ्रोन बिहाइंड द बार्स। हम सब सन्न रह गए थे। हम में से कोई भी कुछ नहीं बोला था। कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया था, जैसे उनके वे सख्त शब्द देर तक हवा में तैरते रहे थे। राम साहे जी के कमरे से लौट कर आए तो मानसी जी बीच में से सीधे क्लास लेने चली गई थीं। मैं और कौशल्या दी आकर खाली पड़े स्टाफ रूम में बैठ गए थे और वहीं की बातें करते रहे थे। आज शशि भाई की बहुत याद आई। अजब सा लगा सोचकर कि जो कुर्सी शशि भाई की थी उस पर बैठकर आज कोई दूसरा इंसान उनके लिए कुछ भी कह रहा है और हम चुपचाप सुन रहे हैं। पर शशि भाई भी तो। वे सिर को अजब तरह से हिलाकर चुप हो गई थी। मैं अभी वही बात सोच रही थी। दीदी, जब राम साहे जी को शशि अंकल के लिए हम सबका सॉफ्ट कॉर्नर पता है तो उन्हें हम सबके सामने ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। वो इतना कुछ गलत भी नहीं कहते अंबिका। शशि भाई भी तो, जैसे फुसफुसा कर दीदी ने कहा था। फिर भी दीदी, मुझे तो लगा था कि आप रिएक्ट करेंगी शायद। मैंने कहा तो दीदी काफ़ी लंबे क्षणों तक मेरी तरफ देखती रही थी, जैसे कहीं और हों, जैसे किसी गहरी सोच में हों। मैं? दीदी ने अजब तरह से पूछा था। पर वो सवाल नहीं था, सिर्फ एक बात थी। मैं क्या कह सकती थी अंबिका? दीदी बहुत देर तक चुप रही थी। कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो लगा था कि क्षण भर के लिए हिचकिचाई हैं वो। कॉलेज में फंड्स की गड़बड़ी के बारे में चंद्रा जी को मैंने जाकर बताया था अंबिका। दीदी की घुटी हुई सी आवाज़, जैसे मन पर कोई बहुत बड़ा बोझा हो, जैसे उस बोझ को वे अकेले संभाल ना पा रही हों। दीदी की उस बात से मैं स्तब्ध रह गई थी। आपने जाकर बताया था? मतलब? हाँ अंबिका, दीदी का उदास स्वर। मैंने जाकर बताया था। शशि भाई जागीरदारों के खानदान से थे। बाकी भाई अच्छे निकल गए। सबसे बड़े भाई ह्यूस्टन में हार्ट सर्जन, दूसरे भाई सीनियर ब्यूरोक्रेट, बहनोई बार एट लॉ। वैसे भी बहुत पैसे वाले लोग थे वे। शशि भाई सबसे छोटे थे। कुछ बिगड़ी आदतें और कुछ किस्मत। कभी कुछ खास नहीं कर पाए, पर शौक़ और खर्चे रईसों वाले। कॉलेज के लिए किया भी बहुत, दौड़ भाग करके ग्रांट्स लाना, इधर उधर से डोनेशन जमा करना। पर दूसरी तरफ पैसे का गड़बड़ भी खूब किया। इधर कुछ समय से तो शशि भाई की ज़रूरतें और हिम्मत दोनों ही बहुत बढ़ गए थे। कितने मर्दों की पूरी पूरी ग्रांट्स उन्होंने घपले में डाल दी थी। कुछ ऐसी ग्रांट्स आई थीं जिनका यूटिलाइजेशन सिर्फ पेपर्स पर हुआ था। दीपा बेहद डरी हुई रहने लगी थी। कई बार नौकरी छोड़ने के लिए सोचती, पर वो भी तो इतना आसान नहीं था। आने वाली नई प्रिंसिपल एक एक चीज़ का गिनकर हिसाब लेती। उस स्थिति में वो क्या करती? असल में शुरू में दीपा ने उन्हें गार्जियन फिगर माना। जैसा वे चाहते वो वैसा ही कर देती, जहाँ कहते वहीं दस्तखत कर देती। नया नया कॉलेज बना था। वैसे भी वे मिसेस चंद्रा साहे के सिर चढ़े भाई थे। दीपा को ही क्या, हम सभी को लगता था जैसे वे यहाँ के मालिक हों, किंग, लॉ मेकर, अबव द रूल्स ऑफ द लैंड। उनके परे नियम कानून सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं लगी थी उसे। धीरे धीरे समझ आई तो देर हो चुकी थी। वैसे भी वे किसी की सुनने वालों में थे भी नहीं। दीपा ये भी जानती थी कि यदि उसने कॉलेज छोड़ना भी चाहा तो। कौशल्या दी अपना वाक्य अधूरा छोड़कर खिसियाया हुआ सा हंसी थी, जैसे किसी बात की सफाई दे रही हूँ। इन अ वे दीपा वाज वेटिंग हर डूम। तब एक ही रास्ता समझ में आया था कि मैं फाउंडर मिसेस साहे को सब साफ बता दूं। मैं उन्हें बचपन से जानती थी। मैं उन्हें मौसी कहकर पुकारती थी। वे मौसी की दोस्त थी। दीपा उन्हें इतना नहीं जानती थी। हम दोनों को उन पर इतना भरोसा था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगी, और ये भी कि वे शशि भाई को किसी मुसीबत में नहीं फंसने देंगी। आखिर वे उनके सगे छोटे भाई हैं और वे उन्हें बहुत प्यार करती हैं।
कुछ क्षण चुप रहने के बाद कौशल्या दी बोली तो लगा जैसे वे सफाई दे रही हूँ, जैसे वे माफ़ी मांग रही हूँ। पता नहीं किससे, शायद दीपा के पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं था। मैंने इसीलिए दीपा की मदद की थी। वैसे भी शशि भाई जिस तरह से बेधड़क होकर पावर का मिसयूज़ कर रहे थे, उसके लिए मेरे मन में उनके ऊपर बहुत गुस्सा था। मुझे लगता कि अब कॉलेज को उनके हाथों से बचाया जाना ज़रूरी है, इसलिए। कौशल्या दी काफ़ी लंबे क्षणों के लिए चुप हो गई थी। जो कुछ हुआ वो कुछ क्षणों के लिए अटपटाई थी, जैसे अपनी बात कहने में तकलीफ़ हो रही हो। मतलब मैंने जो कुछ भी किया वो शायद दीपा ही नहीं, शशि भाई के लिए भी वही बेहतर हुआ कि चंद्रा जी की ज़िंदगी में ही सब सुलझ गया। नहीं तो ये सब इन दोनों को। उन्होंने अपनी बात फिर से आधी छोड़ दी थी। वे कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई थीं। वे फिर बेहद फीका सा मुस्कुराई थीं। तब भी अंबिका, शशि भाई के लिए बहुत बुरा लगता है, बेहद गिल्टी फीलिंग होती है। शशि भाई ने एक बार नहीं कई बार मुझे मुसीबतों से उबारा था। 20 साल पुरानी बात हो गई। चंदर जी ने सीमेंट का बिजनेस किया था। हमारे एरिया में वाटर लॉगिंग हुई थी। सुना था कि घर तक पानी आ सकता है। दीदी खिसियाया सा हंसी थी। शाम हो चुकी थी। कितनी अजीब बात है अंबिका कि उस क्षण मुझे सारी दुनिया के बीच शशि भाई ही याद आए थे। दीदी की आवाज़ पसीजने लगी थी। मिनटों के अंदर ना जाने कहाँ कहाँ से मदद जुटाकर वे पहुँच गए थे और पूरी रात हमारे घर बैठे रहे थे और नीचे के गोदाम खाली कराकर ऊपर छत पर सामान पहुँचवा दिया था। वे कुछ क्षण चुप रही थीं। एक बार इसी बिजनेस को लेकर सेल्स टैक्स की कुछ प्रॉब्लम्स आई थीं, तब भी मैं शशि भाई के पास ही मदद के लिए दौड़ी हुई गई थी और उन्होंने ही सुलझवाया था सारा झंझट। चंदर जी बिजनेस संभाली कहाँ पाए, सब बंद हो गया था। तब भी शशि भाई ने ही अपनी तरफ से मुझे नौकरी का ऑफ़र भेजा था। वे दूर बैठे ही मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स समझ गए थे। कौशल्या दी की आंखों में पानी भरने लगा था। उनसे मैं नौकरी मांगती उससे पहले ही उन्होंने मुझे नौकरी के लिए मांग लिया था। ही वॉज सिंपली ग्रेट अंबिका। कभी कभी सोच कर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मैंने उन्हें यहाँ से हटवाया। उन्होंने मेरी तरफ देखा था। दिस कॉलेज वॉज हिज लाइफ, हिज प्राइड अंबिका। कॉलेज के अलावा उनकी ज़िंदगी में करने के लिए और था ही क्या। परिवार में, दोस्तों के बीच, शहर में कॉलेज ही उनकी पहचान था। एंड आई न्यू दिस थिंग। तब भी आई डिड दिस टू हिम। मैं चुपचाप बैठी रही थी। समझ ही नहीं आया था कि मैं क्या बोलूं। मैंने इतने सालों में पहली बार उनको इस तरह किसी बात पर यूँ व्यथित होते देखा है। नहीं तो सही गलत पर हमेशा ही उनका बहुत व्यवहारिक रवैया होता है, एकदम साफ, सीधा और दुविधा विहीन। कौशल्या दी फीका सा हंसी थी। जब मन शशि भाई को लेकर बहुत बेचैन होता है, तब हमेशा ही मैं अपने को यही समझाती हूँ कि शायद सब सही ही हुआ। शायद दीपा, कॉलेज और शशि भाई तीनों के लिए ही भला हुआ ये। चंद्रा जी के बाद उन दोनों को ही कोई भी बचा नहीं पाता। ये पूरा मैनेजमेंट उन दोनों को नोच कर खा जाता। सुना ना तुमने क्या कह रहे थे राम साहे जी? दैट मैन शुड हैव बीन थ्रोन बिहाइंड द बार्स। वो जैसे धीरे से फुसफुसाई थी। आज राम साहेब जी की बात सुनकर और ज़्यादा लगा कि शायद सही ही हुआ सब कुछ। फिर भी वे एकदम से चुप हो गई थीं और फिर काफ़ी देर तक चुप ही रही थीं। मैं भी चुप बैठी हूँ। किसी के गहरे राज को जानने का बोझ मन पर महसूस होने लगा था, एक अपराध की तरह। कभी कौशल्या दी को ये अफसोस ना लगे कि किसी कमज़ोर क्षण में उन्होंने मुझे ये सब क्यों बता दिया। कई बार मन में आता है अंबिका कि किसी दिन यदि ये बात शशि भाई को पता चल गई तो कितनी तकलीफ़ होगी उन्हें, पर क्या कर सकती हूँ मैं। उन्होंने हताशा भरी निगाह से मेरी तरफ देखा था। कुछ क्षण तक जैसे सोचती रही थीं और वैसे ही ठहरी हुई निगाह से मुझे देखती रही थीं, फिर मजबूर सा मुस्कुराई थीं। हालांकि मुझे उतना ही भरोसा है उन पर कि यदि वैसा हुआ भी किसी दिन, तब भी वे मेरी मजबूरी समझेंगे। मुझे लगा था कि कितने अद्भुत व्यक्ति हैं शशि अंकल, जिन पर इतनी बड़ी बात के बाद भी कौशल्या दी भरोसा कर पा रही हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि वो भरोसा गलत भी नहीं है। हरी सहाय जी ने नए मैनेजमेंट को चार्ज दे दिया था।
हमारा डिग्री कॉलेज जिस मूल संस्था के अंतर्गत काम करता है उसी का नाम बाल एवं महिला कल्याण परिषद है, जिसकी देखरेख में हमारे डिग्री कॉलेज से लेकर प्राइमरी सेक्शन तक अलग अलग शिक्षण संस्थाएं आती हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रोडक्शन सेंटर है जहां गरीब और बेसहारा औरतों को सिलाई, कढ़ाई और चिकनकारी का काम सिखाया जाता है। इन स्त्रियों को वजीफ़ा तो मिलता ही है, साथ ही यहाँ बने सामान की बिक्री से जो भी पैसा मिलता है उसका कुछ प्रतिशत भी उन्हें दिया जाता है। सुनते हैं इस संस्था की फाउंडर मिसेस सहाय ने बड़े शौक़ से इस सेक्शन की शुरुआत की थी। वे स्वयं ढूंढकर सिलाई कढ़ाई के नमूने लाती थीं और अपनी देख रेख में काम कराती थीं। पुराने लोग बताते हैं कि उस ज़माने में लखनऊ वाले यहाँ की एनुअल सेल का इंतज़ार किया करते थे। इसके अलावा गांव के कुछ आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट भी परिषद की देखरेख में चलते हैं। इन सारे यूनिट्स की अलग अलग प्रबंध समितियां हैं जो अंततः परिषद द्वारा संचालित हैं। अभी तक शशि अंकल और राम सहाय जी परिषद के अध्यक्ष और डिग्री कॉलेज के प्रबंधक दोनों का ही काम संभालते रहे थे, किंतु नए तंत्र में इन दोनों ही पदों को अलग कर दिया गया है। श्रीमती मनोकामना चौधरी नए तंत्र की अध्यक्षा बनाई गई हैं, अतः वे सभी यूनिट्स के काम की देखभाल करेंगी। सुनील कुमार गुप्ता पीजी कॉलेज के प्रबंधक बने हैं। बाकी विभागों में पहले से कार्यरत प्रबंध समितियां यथावत काम करती रही थीं। मिसेस चौधरी परिषद के अंतर्गत काम करने वाली सभी संस्थाओं पर नियंत्रण करती हैं और गुप्ता पीजी कॉलेज का काम देखते हैं। राम सहाय जी ने अध्यक्ष का चार्ज मिसेस मनोकामना चौधरी को और डिग्री विभाग के प्रबंध का कार्यभार डॉक्टर सुनील गुप्ता को सौंप दिया था। अगले दिन ही नए प्रबंध तंत्र की तरफ से स्टाफ की मीटिंग बुलाई गई थी। टीचर्स के साथ बैठक हुई थी। सबसे पहले अध्यक्षा ने उठकर अपना परिचय दिया था, फिर प्रबंधक सुनील कुमार गुप्ता का। उसके बाद आदेश दिया था कि एक एक टीचर उठकर अपना परिचय स्वयं दे। आप लोग केवल अपना नाम और सब्जेक्ट बताएं, बाकी आपके बारे में हमें जो भी जानना होगा वो जानकारी हम स्वयं आपकी प्रिंसिपल से ले लेंगे, आपके प्लस और आपके माइनस भी। मीटिंग जल्दी ही निपट गई थी। शायद अध्यक्षा को कहीं और जाना हो गया था। कमरे से बाहर निकलने तक मिसेस चौधरी को कुछ याद आ गया था और उन्होंने पलट कर दीपा दी की तरफ देखा था। डॉक्टर वर्मा राम सहाय जी कुछ बता रहे थे कि आप लोगों ने बुक्स के लिए कुछ अपील निकाली है। वो ये भी बता रहे थे कि आप लोगों ने ब्रिटिश काउंसिल को भी इस बारे में कोई एप्लीकेशन दी है। कौशल्या दी कुछ बोलने के लिए आगे को बढ़ी थी। दीपा दी जब तक कुछ जवाब देती तब तक मिसेस चौधरी ने कौशल्या दी की तरफ बिना पूरी तरह से देखे हुए उनकी बात काट दी थी। डॉक्टर वर्मा, हम चाहते हैं कि कल आप अपनी लाइब्रेरी कमेटी के साथ अपनी पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस और पेपर लेकर हमसे मिल लें। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा था। 11 बजे मेरे कमरे में, और वे दीपा दी की तरफ बिना दोबारा देखे आगे बढ़नी थी। मीटिंग्स में कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई थी जिसे अच्छा या बुरा कुछ भी कहा जा सके, पर पता नहीं क्यों हम लोग खिन्न हो गए थे। दीपा दी भी उलझी हुई सी लगी थी। अध्यक्षा का बात करने का तरीका हिकारत भरा लगा था और उनके तेवर बेहद आक्रामक। अगले दिन हम लोग ठीक समय पर अध्यक्षा के कमरे में पहुंच गए थे। किताबों के लिए भेजी जाने वाली अपील उन्होंने पढ़ना शुरू की थी और उनकी भ्रगटी टेढ़ी होने लग गई थी। इस चिट्ठी में तो आप लोगों ने सिर्फ अपने डिग्री कॉलेज का यशोगान किया है, परिषद में और सेक्शन भी तो हैं, उनके बारे में तो आप लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है। क्या आप लोगों को नहीं पता है कि आपके साथ ही प्राइमरी से लेकर इंटर तक 5 और एजुकेशनल यूनिट्स हैं? इसके अलावा प्रोडक्शन सेंटर है। पास के गांवों में हमारी 7 आंगनवाड़ियाँ चल रही हैं। उन्होंने बगल में खड़े स्टेनो की तरफ देखा था। बाबूजी, परिषद की सारी डिटेल्स आप इन्हें भेज दीजिए। वे व्यंग्य से मुस्कुराई थी। बल्कि वे आप सभी सेक्शंस में भेज दीजिए। लगता है यहाँ के लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी तरह से कुछ जानते ही नहीं हैं। लगता है इन लोगों को कभी किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। दीपा दी स्तब्ध रह गई थी। उन्होंने प्रतिवाद किया था, मैडम, ये डिग्री कॉलेज से जाने वाली अपील है, ये एप्लीकेशन परिषद की तरफ से नहीं जा रही है। मिसेस चौधरी ने तेज निगाहों से देखा था। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कौशल्या दी ने जोर देकर अपनी बात कही थी।
BCL हमें ये किताबें हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस और हायर एजुकेशन के लिए देगा, हमारे सोशल वर्क से उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमने अपने बारे में बताते समय अचीवर टीचर्स के बारे में और अपने टॉपर बच्चों के बारे में डिटेल में लिखा है, उनकी क्वालिफ़िकेशंस, उनके स्पेशलाइजेशंस की फील्ड। बच्चों के सेक्शन से, प्रोडक्शन सेंटर से और आंगनवाड़ियों से उनका और उनकी किताबों का कोई लेना देना नहीं है। पर मिसेस चौधरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वहाँ से लौटकर दीपा दी ने मौन धारण कर लिया था। कौशल्या दी ने लाइब्रेरी कमेटी से लिखकर इस्तीफ़ा दे दिया था। दीपा दी के हर आग्रह के जवाब में वो एक ही वाक्य बोलती रही थी, आई कांट वर्क विद फूल्स। घंटी हो गई थी। कौशल्या दी रजिस्टर उठाकर क्लास में जाने के लिए खड़ी हो गई थी। उनके चेहरे पर पीड़ा है। कुछ क्षण के लिए वे चुपचाप खड़ी नहीं थी। दीपा, अब सब कुछ फ्यूटाइल एफर्ट है। इस प्रकार की बेवकूफ़ी भरी अपील से हमें ब्रिटिश काउंसिल एक किताब भी नहीं देगा, इनफैक्ट कोई भी नहीं देगा। और वे कमरे से बाहर निकल गई थी। हम सब चुप बैठे रहे थे और कौशल्या दी चली गई थी। पूरे कमरे का माहौल उदास और पराजित सा लगने लगा था। मुझे किताबों को लेकर राम साहेब जी का उत्साह और खुशी याद आती रही थी। अभी पिछले महीने ही कौशल्या दी अपनी अपील लेकर दिल्ली जाने की और BCL में जाकर मिलने की योजना बना रही थी। शायद कमरे में बैठे हम सभी उसी बारे में सोच रहे थे, पर कोई कुछ बोला नहीं था। हमारे डिग्री विद्यालय की प्रबंध समिति से केवल राम साहेब जी ही नहीं गए थे, लगभग पूरा प्रबंध तंत्र ही बदल गया था। या हो सकता है कि पहले जिन सदस्यों की लगभग मौन उपस्थिति मात्र थी, वे अनायास ही सक्रिय हो गए थे। प्रबंध तंत्र की ओर से दैनंदिन के साधारण कामों में हस्तक्षेप होने लग गया था। लगा था केवल लोग ही नहीं बदले हैं, कॉलेज की हवाएं तक बदल गई हैं। प्रबंध तंत्र और स्टाफ के बीच अचानक संबंधों के समीकरण भिन्न हो गए थे। एक रूलर और हम सब रूल्ड। वे लोग राजा और हम सब उनकी प्रजा। दीपा दी भी, बल्कि शायद उनके चारों तरफ ही शिकंजे सबसे अधिक कसे जाने लगे थे। राम साहेब जी ने अपने लगभग 3 साल के कार्यकाल में एक बार भी पूरे स्टाफ से कोई बैठक नहीं की थी। किसी काम के सिलसिले में 1-2 टीचर्स से मिलना हो गया हो तो वो अलग बात थी। शशिकांत अंकल साल में एक बार सालाना जलसे की समाप्ति पर सभी को लंच पर आमंत्रित करते थे। इसके अतिरिक्त वार्षिक उत्सव के आयोजन के क्रम में कल्चरल कमेटी के टीचर्स से उनका मिलना होता रहता था। वैसे भी अपने स्टाफ के साथ उनके परिवार जैसे संबंध थे। अब ये तीसरा मैनेजमेंट, कॉलेज के इतिहास में भी और यहाँ के अधिकांश स्टाफ के अनुभव में भी थोड़े से समय के भीतर होने वाला ये तीसरा प्रबंध तंत्र। अब तो इस नए प्रबंध तंत्र को आए भी 1 साल बीत चला। कॉलेज की हवाओं में दिन ब दिन बेगानापन महसूस होने लगा था। कभी कभी लगने लगा कि अपनेपन के उस एहसास को एक आदत की तरह हम सब जबरदस्ती पकड़े बैठे हैं, नहीं तो अपनी मुट्ठी से धीरे धीरे वो अधिकार फिसलता जा रहा है। गर्मी की छुट्टी से पहले कौशल्या दी को फेयरवेल दे दिया गया था। नौकरी उन्होंने चाहे जब भी शुरू की हो, पर इस विद्यालय से उनका रिश्ता बहुत पुराना था। शशि अंकल के ज़माने में जब भी कौशल्या दी के रिटायरमेंट की बात होती थी, तब हमेशा ही वे बड़े अधिकार से कहते थे, अरे कौशल्या, तुम्हें छोड़ेगा कौन? रिटायर होने के बाद तुम स्टाफ में नहीं, मैनेजमेंट में बैठना। वे हंसते हुए आसपास बैठे सब लोगों की तरफ देखते। इससे पूछो, ये जिंदा रह सकती है कॉलेज के बिना? भाई, कॉलेज तो नहीं रह सकता कौशल्या के बगैर। और कौशल्या दी की हो की तेज हंसी और शशिकांत अंकल के ठहाकों के बीच सबकी हंसी दब जाती। पर अब शशिकांत भटनागर नहीं है। कौशल्या दी एक फेयरवेल लंच और साथियों की तरफ से उपहार लेकर चुपचाप विदा हो गई थी। साथ वालों ने कहा था, दीदी आती रहिएगा। निकट महसूस करने वाले हम सब ने सोचा था कि दीदी के घर जाते रहेंगे। विद्यालय के लंबे से कॉरिडोर में कौशल्या दी थमकर खड़ी हो गई थी। वे अभी तो यहीं हैं, अभी तो यहाँ से बाहर उन्होंने कदम भी नहीं रखा है। तब भी आज उन्हें देखकर क्यों लग रहा है जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन और सिर के ऊपर छत का वो टुकड़ा उनका नहीं है। हम में से बहुत से लोगों के साथ का वो नाता भी अब नहीं है। लगा था वो रिश्ता अब बीत चुका। कुछ रिश्ते इतने अस्थायी, इतने कमज़ोर क्यों होते हैं कि साथ साथ चलते चलते काल का एक छोटा सा क्षण उन्हें पूरी तरह से अनहुआ कर देता है।
हम सब आसपास खड़े हैं उनके, पर लगता है जैसे वो एकदम अकेली हो गई हों। उन्होंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा था, सब उन्हें ही देख रहे हैं। चलना चाहिए अब, उन्होंने धीरे से कहा था। सब उनके चलने की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे। शायद कुछ लोग समय के लंबे खिंचते जाने से ऊब रहे हैं। मुझे लगा था अब उन्हें सच में जाना चाहिए। अब समय का और देर तक खिंचना अशोभनीय होता जा रहा है। पर मैं चुप हूँ। वे चलने लगीं तो गेट के बाहर आकर दीपा दी ने उन्हें अचानक गले से लगा लिया था और बहुत देर तक लगाए रही थीं। दीपा दी ने अपने ड्राइवर को गाड़ी सामने लाने का इशारा किया था। शायद उन्होंने उससे पहले से कह रखा है, पर कौशल्या दी पास खड़े रिक्शे के ऊपर तत्पर सी बैठ गई थीं। शशि अंकल को गए लगभग 4 साल हो चुके। आज कौशल्या दी भी गईं। उपन्यास होने से न होने तक की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 8 में।